हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की है और कुछ बातें हम अब करने वाले हैं। और अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर देखने वाले हैं पदार्थों के सामान्य गुण जो होते हैं, जो भौतिक गुण होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में बहुत सारी ढेर सारी बातें की है। ठीक है, जो जो हमको हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक्स है, उसके अनुसार बहुत सारी बातें हमने की है। यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर पदार्थ के गुण की बात करें तो यहाँ देखो, सबसे पहला गुण जो निकल के आता है हमारा आकृति और आयतन। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में फिर से बात क्या आएगा कि आकृति और आयतन होता क्या है। देखो, आकृति का मतलब क्या होता है? आकृति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो है ना, दिख कैसा रहा है उसको हम लोग आकृति बोलते हैं। और आयतन का मतलब होता है कि वह जगह कितना घेर रहा है उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। तो अब सीधी सी बात है, आकृति का मतलब यदि ये होता है कि कोई भी वस्तु दिख कैसे रहा है, और आयतन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु स्थान कितना घेर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब ठोस का ना तो आकृति बदलने वाला है ना ही आयतन बदलने वाला है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर समझते हैं हम। अगर कोई भी ठोस ले लो, सपोज ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये माउस है ना। अब देखो यहाँ से बताने के चक्कर में क्या हो गया, देखो ये क्या है, मार्कर बोल सकते हो, पेन बोल सकते हो, ये पेन है ना। इसको अगर मान लो यहाँ पर रख रहे हैं तो इसका आयतन बदल रहा है क्या, या आकृति बदल रहा है? मतलब यहाँ पर रखे तो भी इतना ही जगह छेक रहा है और यहाँ पर रखे तो भी इतना ही जगह छेक रहा है। अब बताओ, इसका आकार कहीं पे चेंज होगा क्या? इसका आकार चेंज हो रहा है अभी, कहीं भी रख रहे, कुछ भी करे, अगर गिरा भी दे तो इसका आकार चेंज होगा। कहने का मतलब है ठोस का आकृति और आयतन कभी नहीं बदलता। जैसे एक चेयर है, कुर्सी को एक जगह पे रखो, जितना जगह वो छेकेगा उतना ही जगह दूसरे जगह पे भी वो छेकने वाला है। दूसरी बात है, ये तो हो गया आयतन की बात। आकार, क्या चेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे, क्या उसका आकार बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसकी आकृति और आयतन कभी भी नहीं बदलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है हमारे मन में, ठोस का आकृति और आयतन क्यों निश्चित होता है? तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जगह है मेरे पास। चलो जी, चलो हमने क्या कहा था, एक बात पे ध्यान दो। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ठोस, मान लो कि ये कोई ठोस पदार्थ का है, ये कोई ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ में क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होगा? छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा इस तरह से। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स यानी छोटा छोटा कण होगा। अब इसके अंदर के कण के बीच में देखेंगे ना, तो इसके बीच में जगह कम है। ठीक है, या ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा बना लेते हैं हम, वहां थोड़ा समझ में आए, थोड़ा साफ पिक्चर रहेगा तो समझ में आएगा। देखो, ये कोई ठोस पदार्थ है, उसके हम कण को दिखा रहे हैं। तो यहां से देखो, इस प्रकार से कण इसमें ठोस पदार्थ में होगा। चलो, इतना से तो हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर हम ये जो गोला है, गोला को ठोस पदार्थ का कण माने, तो यहां पर हो क्या रहा है पहले ये समझो। इसके बीच में स्थान ही नहीं है, बहुत कम स्थान है या स्थान ही नहीं है। दो बात होता है। एक तो अगर कोई भी ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। पहली बात तो ये, अब खाली स्थान कम होगा। दूसरी बात, इसके कणों के बीच में एक बल काम करता है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी के बीच में एक बल काम करता है दो कणों के बीच में, जिसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अब ठोस के कणों के बीच में जो बल लग रहा है ना, अंतर आणविक आकर्षण बल, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बीच में यानी कि ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान यानी कि जगह जो है वो बहुत कम होता है। इन्हीं दो कारणों से होता क्या है कि ठोस का आकृति और आयतन जो है वो हमेशा निश्चित होता है। क्योंकि कण जो है एक दूसरे को पकड़ के रखता है, इसलिए कण एक दूसरे से दूर हट नहीं सकता, तो इसका आयतन बदलने का सवाल ही नहीं है। मतलब ये ना ही फैल सकता है, ना ही सिकुड़ सकते हैं, ना ही कुछ किसी भी तरह से और दूसरा प्रोसेस कर सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पर देखो, ये तो स्थान, इसके बीच में क्या है, स्थान भी कम है। ठीक है जी, ये दो कारण हमको याद रखना है जिसके कारण ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित होता है। और यही दो कारण जो है ना, अंतर आणविक बल का
अंतर आणविक आकर्षण बल का अधिक होना और अंतर आणविक स्थान का कम होना ठोस के कणों के बीच, यही कारण जो है, जो ठोस का ठोस होने का प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी शो करता है अधिकतर में यही कारण हमको नजर आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठोस की आकृति और आयतन कम मतलब निश्चित क्यों होती है, क्योंकि अंतर आणविक स्थान जो है ठोस के कणों के बीच में कितना होता है, कम होता है। साथ ही साथ अंतर आणविक आकर्षण बल जो है ठोस के कणों के बीच में अधिक होता है, यानी दो कणों के बीच में जो बल लगता है वो अधिक होता है, जो स्थान होता है वो कम होता है, जिसके कारण इसका आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या है, रबर बैंड ठोस है लेकिन इसका आकार बदलता है क्यों। अब रबर बैंड के बारे में बात करो। रबर बैंड का मतलब क्या होता है, रबर की कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका आकृति और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, लेकिन रबर बैंड का तो आकार बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है, जरा बता दो। अगर रबर को खींचेंगे तो उसका आकार चेंज होगा, तो क्या ये ठोस है कि नहीं। देखो रबर बैंड क्या है, रबर बैंड को अगर खींचेंगे तो जरूर उसका आकार बदलता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा खींच दो तो क्या होगा, टूट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि रबर बैंड का आकार तभी तक बदला रहता है जब तक हम उस पर बल अप्लाई करते हैं, यानी बल लगा के रखते हैं तो रबर बैंड का आकार बदला रहता है। जैसे ही बल छोड़ते हैं रबर बैंड जो है अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रबर बैंड ठोस है, इसका परमानेंट आकार नहीं बदल रहा है, जब तक बल लगाए हुए तब तक इसका आकार बदल रहा है। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो रबर बैंड क्या है, हमारा ठोस है। आगे देख लो, चीनी और नमक ठोस है या द्रव, क्योंकि इनको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का जगह, उसी का आयतन के बराबर में रह जाता है। मतलब चीनी और नमक की बात करेंगे ना, तो जिस भी बर्तन में, कटोरी में रखो तो चीनी कटोरी के आकार का हो जाएगा, बोतल में डाल दो तो चीनी बोतल के आकार का हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ठोसों की आकृति और आयतन तो निश्चित होता है, मतलब ये हमेशा एक जैसा ही दिखेगा और साथ ही साथ जगह भी उतना ही छेकेगा। तो चीनी तो जगह तो उतना ही छेक रहा है हर जगह, लेकिन इसका आकार तो बदल रहा है। ये कभी कटोरे का आकार का हो जा रहा है, कभी बोतल के आकार का हो रहा है, गिलास में रख दे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। तो ये ठोस है या नहीं है। देखो चीनी जो बना होता है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है। चीनी किसका बना होता है जी, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है। जैसे देखो, मान लो चीनी को हम रख रहे हैं कहाँ में, चीनी को रख रहे हैं इस एक बर्तन में रख दे रहे, मान लो गिलास है। अब चीनी को गिलास के अंदर में रखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, चीनी को अगर कटोरा के अंदर में रखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा। तो अब ये थोड़ी है कि चीनी जो है ठोस नहीं है, क्योंकि देखो चीनी का ये जो छोटा छोटा क्रिस्टल है ना, जो चीनी जो बना है वो छोटा छोटा क्रिस्टल जो है उसका आकार निश्चित है। मतलब छोटे छोटे जो दिख रहा है ना चीनी, हम उसका आकार क्या है, निश्चित है। अब जो कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के चीनी बना हुआ है, इस कारण से इसको कहीं भी रखते हैं उसी का आकार का हो जाता है। ठीक है, अगर चीनी के क्रिस्टल को बड़ा कर दिया तब तो ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, तब ऐसा हमारे पास ये संभव नहीं होगा कि किसी भी बर्तन में रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो चीनी भी क्या है, ठोस ही है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ठीक है, घनत्व। अब दूसरा बात करना है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। घनत्व का मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा। चलो जी, ये हमारे पास कोई ठोस है, ठीक है, ये ठोस है। घनत्व का मतलब क्या है कि एक छोटे से स्थान में किसी भी पदार्थ के अंदर कितना सारा कण है। ठीक है, मान लो यह एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ ये है। ठीक है, दो पदार्थ हम ले रहे हैं और इसका एक छोटा स्थान इतना ले रहे हैं और इसका भी छोटा सा स्थान इतना ले रहे हैं। ठीक है, अब इस पदार्थ दोनों का साइज हम मान लेते हैं सेम है, यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन साइज यहाँ पर सेम लेते हैं। तो इस पदार्थ में देख रहे हैं इसका जो कण है ना इस प्रकार से, ठीक है, और इस पदार्थ में देख रहे हैं इसका कण इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि इसके छोटे से स्थान में कणों की संख्या कम है, इसके छोटे से स्थान में कणों की संख्या ज्यादा है। तो कहने का मतलब है ये जो है ना यही घनत्व हमारा कहलाता है। यदि एक छोटे से स्थान में कणों की संख्या अगर ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, एक छोटे से स्थान में कणों की संख्या यदि कम होगा तो घनत्व जो है वो कम होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं घनत्व क्या होता है। तो ठोसों का घनत्व जो होता है ना वो उच्च होता है। क्या होगा, ठोस का घनत्व उच्च होगा, यानी कि ठोस का जो वेट होगा ना वो ज्यादा होगा। किसी द्रव के
इकाई आयतन को, द्रव नहीं द्रव्य होगा, यहाँ पर द्रव लिखा गया है, ये द्रव्य, द्रव्य को जो है ना या पदार्थ लिख लो, पदार्थ लिख लो या द्रव्य लिख लो, ये वाला द्रव्य होगा, ठीक है। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान मतलब कण कितना है, ठीक है, या वेट कितना है, मतलब इकाई आयतन। एक छोटे से जगह में जितना कण है और उसका जो वेट है वही क्या कहलाएगा, हमारा घनत्व कहलाएगा। इसको सीधा सीधी बात याद रखना है हमको, किसी भी पदार्थ के एक छोटे से आयतन में जितना कणों की संख्या है या जितना उसका द्रव्यमान है या जितना उसका वेट है उसी को घनत्व बोलते हैं। अगर जिस पदार्थ का घनत्व उच्च होगा, हाई होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा, वजन भी ज़्यादा होगा, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसका वेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा। उदाहरण के लिए समझिए, चलो लकड़ी और लोहा ले लो। लकड़ी में वेट किसका, लकड़ी और लोहा में वेट किसका हो रहा है ज़्यादा, लोहे का ज़्यादा वेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी का घनत्व ज़्यादा है कि लोहे का घनत्व ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, लोहे का वेट ज़्यादा है तो लोहा में जो है एक छोटे से भाग में, लोहा के एक छोटे से भाग में कणों की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देख भी सकते हैं, आ जाओ जी देख ले, देखे बिना तो मानोगे नहीं, तो देख लो। देखो मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ये लोहे का टुकड़ा है। अब यहाँ पर जो लकड़ी के टुकड़ा में जो कण होगा छोटे से भाग में इस प्रकार से होगा, और लोहे के टुकड़ा में जो कण होगा एक छोटे से भाग में वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देख लो, एक छोटे से भाग में बहुत सारा कण है लोहे के टुकड़े में, और जहाँ पर लकड़ी के टुकड़ा में देखेंगे तो कम कण है एक छोटे से भाग में। तो घनत्व किसका ज़्यादा हुआ, लोहे का। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि रुई में और लकड़ी में किसका घनत्व अधिक है, तो लकड़ी का अधिक होगा, रुई का घनत्व कम होगा। घनत्व कम होने का मतलब है कि वजन कम होगा, और घनत्व अधिक होने का मतलब है वजन ज़्यादा होगा। या ये भी बोल सकते हैं घनत्व कम होने का मतलब है कणों की संख्या किसी भी पदार्थ के अंदर कम होगा, और घनत्व अधिक होने का मतलब है कणों की संख्या किसी भी पदार्थ में अधिक होगा। तो अपने को अब देखना है द्रव्यनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। देखो सिंपली अभी समझ लो, द्रव्यनांक का मतलब होता है कि कोई भी जो है ठोस पदार्थ द्रव बन रहा है। द्रव्यनांक का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव बन रहा है। जैसे कि अगर बर्फ पिघल करके द्रव बन रहा है तो वो द्रव्यनांक है। क्वथनांक का मतलब है कि उबलना, ठीक है, अगर पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे। तो द्रव्यनांक का मतलब होता है ठोस का द्रव में बदलना, और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। अभी के लिए इतना बात याद रखना है। तो ठोसों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ठोस को यदि जो भी ठोस होगा, ठोस को यदि द्रव में बदलना चाहेंगे, ठीक है, लिक्विड में बदलना चाहेंगे, तो हमको अधिक उष्मा की जरूरत होगा। साथ ही साथ अगर ठोस को उबालना है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक उष्मा की जरूरत होगा। जैसे कि लोहा की अगर बात कर ले तो लोहा क्या है, ठोस है। तो लोहा को यदि हम पिघलाना चाहेंगे, अगर हम द्रव फॉर्म में ले आना चाहेंगे तो लगभग 1500-1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास लोहा जाकर के पिघलता है। तो यहाँ पर देखो इसका जो है ना कितने क्वथनांक देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ठोस का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है, यानी कि ठोस को यदि द्रव में बदलना चाहेंगे या उबालना चाहेंगे तो दोनों ही प्रोसेस जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको यहाँ पर लगने वाला है। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी ज़्यादा ताप पर जो है ठोसों का द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, ठोसों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है। अब यहाँ भी वही कारण बोलेंगे हम कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च क्यों है। तो जाहिर सी बात है, ठोसों के बीच में जो है मजबूत आकर्षण बल होता है। ठोस का जो कण होता है ना, उसके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। अब द्रव्यनांक मतलब कि उबालने के लिए या फिर ठोस को द्रव में ले जाने के लिए क्या है कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस कारण से हमको करना ये पड़ेगा कि बहुत अधिक ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगा। इसलिए ठोसों का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है काफ़ी उच्च होता है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कठोर मतलब क्या हुआ, ये देखो ये पेन है ना, ये कठोर है। कठोर मतलब क्या कि इसका संपीड़न नहीं होगा, तो मतलब इसको दबा नहीं सकते, ठीक है, ये कठोर होगा। तो कठोर क्यों होता है, अब यहाँ भी वही कारण बोलेंगे कि ठोस पदार्थ कठोर होता क्यों है, क्योंकि इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है और इनके बीच में खाली स्थान कम होता है। अब खाली स्थान कम है तो कण को और धकेल के पास हम लोग नहीं ला सकते हैं, इस वजह से ये क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद भी है, देखो जरा,
संपीड़न के बारे में बात करेंगे। संपीड़न क्या होता है? संपीड़न मतलब होता है दबाना, ठीक है। जैसे स्पंज के बारे में सुना है, ठीक है। स्पंज जो होता है ना, उसको दबाएंगे दब जाएगा, ठीक है। किसी गैस को ठूस ठूस के सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है। क्या ठोस के साथ ऐसा संभव है? क्या ठोस को ठूस करके किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता, क्योंकि ठोस का संपीड़न क्या है, संभव नहीं या बहुत कम संपीड़ित ठोस होता है, मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। कारण क्या है? हमने पहले ही बताया कि ठोस का जो कण होता है ना, उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात करेंगे, उसके बीच में खाली स्थान, या ठोस के कणों के बीच में खाली स्थान होता ही नहीं है। अब दबा किसको सकते हैं? जिसके बीच में खाली स्थान है उसको और नज़दीक कर सकते हैं। ठोस के कणों के बीच में तो खाली स्थान है ही नहीं। अब जब ठोस के कणों के बीच में खाली स्थान है ही नहीं, तो उसके कणों को और नज़दीक हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए ठोसों का संपीड़न संभव नहीं है। इसको एक और प्रयोग से हम लोग समझ सकते हैं। सिरिंज के बारे में पता है? सिरिंज क्या होता है? जिससे इंजेक्शन लगता है। 3 सिरिंज लेना है, एक में आप चौक का टुकड़ा डाल दो, एक में कुछ मत डालो और एक में पानी डाल दो, ठीक है। और नीचे से क्या करना है, इधर से सुई लगा होता है उसको बंद कर देना। अब तीनों को दबाने का प्रयास करना है। तो जिसमें हम कुछ नहीं डाले हैं, यानी जिसमें हवा है, उसको दबा पाएंगे। इसका मतलब है हवा का संपीड़न संभव है, यानी गैसियस फॉर्म का संपीड़न संभव है। पानी वाले को फिर भी थोड़ा दबा पाते हैं, लेकिन जिसमें हमने चौक भरा था उसको दबा नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस का संपीड़न, यानी ठोस को दबा नहीं सकते हैं, द्रव को थोड़ा दबा सकते हैं और गैस को भी थोड़ा सा दबा सकते हैं, ठीक है जी। चलो ये बता दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, पाव रोटी तो ठोस है, लेकिन इसका संपीड़न होता है। क्यों? क्योंकि पाव रोटी के बीच में जो ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, ठीक है। जब पाव रोटी को दबाते हैं तो उस छिद्र में से हवा क्या होता है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण हम पाव रोटी को क्या कर पाते हैं, दबा पाते हैं। फिर अगर छोड़ दे तो फिर हवा उसमें भर जाता है, जिसके कारण पाव रोटी फिर से फूल जाता है। ब्रेड और पाव रोटी के साथ यही होता है। ब्रेड और पाव रोटी के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं हर जगह पर, जहाँ पर हवा भरी रहती है। जब दबाते हैं तो हवा निकल जाता है और फिर छोड़ते हैं तो हवा उसमें प्रवेश कर जाता है। इस कारण से पाव रोटी हो गया, ब्रेड हो गया या फिर स्पंज हो गया, ये सारा का संपीड़न संभव है, जबकि ये ठोस है। तो इसका मतलब संपीड़न हो रहा है, तो ये द्रव नहीं है, द्रव इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहाव। ठोसों में जो है ना, बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। बहाव मतलब जैसे पानी, एक गिलास पानी लो और उसको उड़ेल दो, तो उड़ेलने के बाद क्या पानी वहीं पे रखा रहेगा या बह करके चला जाएगा? चला जाएगा बह करके, तो इसको हम लोग बहाव बोलते हैं, ठीक है। तो ठोस के वही बात, फिर से कारण वही होगा कि ठोसों में बहाव का गुण क्यों नहीं होता है। तो ठोसों में बहाव का गुण इसलिए नहीं होता है, समझो। मान लो एक आदमी को या 2-3 आदमी को पकड़ के बांध करके रख दिया जाए, तो बांध करके रख दिया जाएगा तो कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। या कोई बदमाश बच्चा है, उसको अगर बांध करके रखा जाए, रूम में बंद करके रखा जाए, तो नहीं भागेगा, क्योंकि उस पर हम बल लगाए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम समझेंगे कि ठोस के कण के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए उसको कहीं पर भी छोड़ दो, वो बांधा हुआ है ना, बंधा हुआ है अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण, और मजबूत बल से बांधा हुआ है, ठीक है। इस कारण से इसके कण चाके भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। इनके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लगाव होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। किसमें? ठोस में। प्रसार और संकुचन। प्रसार और संकुचन का मतलब है कि फैलाव और सिकुड़ना। तो ठोसों का जो ना ही फैलाव होता है और ना ही संकुचन होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। कारण फिर से वही है हमारे पास, क्योंकि इसके पहले से ही अगर देखो, प्रसार किसका हो सकता है? ठोस के बीच अगर मजबूत आकर्षण नहीं, बल नहीं रहेगा तो इसको प्रसार कर सकते हैं। ठोस के बीच अगर खाली स्थान रहेगा तो इसको क्या कर सकते, संकुचित कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब देखो, यहाँ से कहने का मतलब, मान लो ये ठोस है, अब इसके कणों के बीच में अगर इतना जगह रहेगा ना, तो थोड़ा इसको क्या कर सकते हैं, धकेल के और पास ला सकते हैं। ये तो लेकिन ठोस के कण के बीच में तो इतना जगह होता ही नहीं है। ठोस के कण का कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम सटा सटा रहता है, इस प्रकार से। अब इसको कितने पास ला सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं ला सकते हैं और पास,
नहीं ला सकते पास, तो ना ही इसका संकुचन मतलब ये सिकुड़ भी नहीं सकता है। साथ ही साथ इसके बीच में जो आकर्षण बल है, इसके बीच में जो आकर्षण बल है इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसको फैला भी नहीं सकते हैं। मतलब फैलाएंगे कब, जब ये कण जो है ना एक दूसरे के बीच का आकर्षण बल कमजोर होगा तभी तो फैला पाएंगे ना। अब एक दूसरे को पकड़े हुआ है पूरा ताकत लगा करके, बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके, तो इसका ना ही फैलाव होता है, ना ही ये सिकुड़ सकता है, ना ही फैल सकता है। कारण वही है, मजबूत आकर्षण बल और बहुत कणों के बीच में कम स्थान। ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन को समझो। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म किया जाए, कोई ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म किया जाए, तो गर्म करने के बाद जनरली होता क्या है, यदि बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले पानी बनेगा और फिर पानी को गर्म करेंगे तो फिर वो वाष्प बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो वो पानी नहीं बनेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में जाएगा ही नहीं, सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। और गैसियस फॉर्म को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा ही नहीं, सीधा सीधी वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये कौन कौन दिखाता है, तो देखो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड दिखाता है ऊर्ध्वपातन, आयोडीन दिखाता है, कपूर दिखाता है, कपूर तो आसपास में मिलता होगा, ठीक है। ऐसे भी कपूर को अगर छोड़ो हाथ पे लेकर के तो धीरे धीरे क्या होगा, वो द्रव में नहीं बदलता है, धीरे धीरे वो वाष्पित हो करके हवा में पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। किसको बोलेंगे, यदि कोई ऐसा पदार्थ है जो द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेज में चला जाता है और गैसियस स्टेज में उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में आए बिना सीधा सॉलिड बन जाता है, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलो जी, विसरण क्या होता है। देखो, दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे मान लो चीनी को पानी में छोड़ देंगे, चीनी पानी में विसरित हो जाएगा। तो अभी तुम ही बता दो, क्या ठोस का ठोस में विसरण संभव है। मतलब एक कलम ले लो, एक नोटबुक ले लो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो। मिलाना किस प्रकार से मिलना चाहिए कि जैसे पानी में चीनी मिल रहा है, संभव है क्या, नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं ठोस का जो है ठोस में विसरण संभव नहीं है, यानी कि ठोसों का ठोसों में विसरण संभव नहीं है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे के बातों के साथ। जो भी हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ है वो सारी बातें यहाँ पर जानेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी आने वाले समय में हम लोग करने वाले, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।